हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी महामैराथन क्लास है। जिस क्लास के अंदर हम लोग संपूर्ण हिंदी पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, जितने भी बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी महामैराथन क्लास। क्या रहेगी? महामैराथन क्लास रहेगी। तो देखिए, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का जो नाम है वो है भाषा। क्या है? भाषा। हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में कि जो भाषा होती है क्या है। तो सबसे पहले भाषा की डेफिनेशन समझना कि जो भाषा होती है वह व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। जैसे मेरे मन में कुछ चीज चल रही है, अगर मुझे अपने मन के विचार किसी व्यक्ति के सामने रखने हैं या उस व्यक्ति को बताने हैं तो मैं किस माध्यम से रखूंगा? एक भाषा के माध्यम से उसके सामने अपने विचारों को रखूंगा। तो देखिए, एक बार जानते हैं इसकी डेफिनेशन, जानते हैं कि भाषा है क्या। भाषा के माध्यम से हम सोचते और महसूस चिंतन करते हैं, यानी कि जो भाषा होती है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं और क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। भाषा, अगर हमसे पूछा जाए कि भाषा जो होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो भाषा जो रहती है वो हमारी दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा होती है तीन प्रकार की। अब दो प्रकार की जो भाषा होती है वो कौन कौन सी होती है? मौखिक होती है और सेकंड होती है लिखित। यानी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित होती है। और अगर तीसरे प्रकार की हमसे पूछ जाता है तो वो भाषा कौन सी होती है? उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? सांकेतिक भाषा। मौखिक जो भाषा होती है इसको कहा जाता है अस्थाई भाषा। इसे क्या कहा जाता है? ध्यान देना भाई। इसे कहा जाता है स्थाई भाषा। और जो लिखित होती है इसे कहा जाता है स्थाई भाषा। तो हम अब इस चीज के बारे में जानेंगे कि जो स्थाई भाषा होती है वो कौन सी होती है, या जो अस्थाई भाषा होती है वो कौन सी होती है। अगर मैं मौखिक भाषा की बात करता हूँ तो मौखिक भाषा उसे कहा जाता है जहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलकर प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। अगर मैं लिखित भाषा की बात करता हूँ तो जहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है उसे कहते हैं लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है साइन साइन लैंग्वेज। जो गूंगे बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते, वो इस भाषा मोस्टली प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान देना, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। या सांकेतिक भाषा को आपने इस प्रकार से भी देखा होगा, जब कभी हम ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करते समय जो रोड होते हैं, हाईवे होते हैं, हाईवे पर क्या होता है? इस तरीके से सिंबल लगे होते हैं कि भाई एरो लगा है तो सीधे आपको जाना है। या यहाँ पर अगर आपको फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉसिंग करनी है तो भाई आपको यहाँ से क्या है, यहाँ पर आप ऐसे कट कर दिया जाएगा कि आप यहाँ से इस तरीके से जा सकते हो। अगर आपको रोड सीधा क्रॉस करना है तो आप सीधे एकदम बिल्कुल यूँ निकल सकते हो। तो जितनी भी चीजें हमारी होती हैं वहां पर साइन होते हैं। साइन के माध्यम से हमसे क्या कर किया जाता है? हम संकेतों को समझते हैं और उसी आधार पर हम उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसी के बाद में देखिए हम जानेंगे भाषा के अंग के बारे में कि जो भाषा का अंग है वो क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं। भाषा के अंग में सबसे पहली आती है ध्वनि। ध्वनि कौन सी होती है? ध्वनि के बारे में समझना। जैसे मैंने किसी चीज को बोला तो एक साउंड निकलना, साउंड क्या होता है? ध्वनि होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पहले रोना प्रारंभ करता है, तो जो रोना प्रारंभ करता है वो क्या होता है? एक साउंड होता है। इसके बाद में वो साउंड जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं, यानी कि वर्ण को अक्षर कहते हैं। और उसके बाद में जो ये शब्द होता है, जब दो सार्थक वर्ण या दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो जिससे सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे शब्द कहते हैं। अगर मैं वाक्य की बात करता हूँ तो जब शब्द किसमें वाक्य में मिलते हैं तो वो वाक्य क्या होता है? एक अंग होता है। उसके बाद क्या होती है? लिपि। क्योंकि हर किसी भाषा की क्या होती है? अपनी एक क्या होती है? लिपि होती है। अब देखिए उसके बाद में भाषा यादंशिक, यादंशिक का मतलब होता है स्वतंत्र। यादंशिक का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। जो भाषा होती है वो कैसी होती है? वो हमेशा स्वतंत्र होती है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यानी कि जो भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाई अगर मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस चैनल को क्या है? शेयर कर दीजिए। अब उसके बाद ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी जो यूनिट या इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वेनिम कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है
उसे स्वेनिम कहते हैं। अब इसके बाद में जानते हैं हम लोग, भाषा अस्थिर है, यानी जो भाषा होती है वो कैसी होती है, अस्थिर होती है, जिसमें दो वर्ड लिख चुका है भाई, ध्यान देना, जिसमें 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 हमेशा बदलाव होता रहता है, यानी जो भाषा होती है वो अस्थिर होती है, और जिसमें क्या होता है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। इसी के बाद में देखिए, भाषा अर्जित व्यवहार है, जो भाषा होती है वो कैसी होती है, वो अर्जित व्यवहार होती है, यानी जो भाषा है उसे हमेशा हम लोग अर्जित करते हैं, यानी कि बाहर से सीखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार के माता पिता बोलते हैं बच्चा वैसा ही बोले। अगर सपोज कीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, उसका जन्म किसी हिंदू परिवार में हुआ है, अगर उस बच्चे को हम पंजाबी परिवार में छोड़ दें जन्म के बाद में, तो वो बच्चा पंजाबी ही बोलेगा। कोई पंजाबी जो बच्चा रहेगा, अगर मैं उसे किसी विदेश यानी कि दूसरी कंट्री में छोड़ दूं, तो वो बच्चा इंग्लिश ही सीखेगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो भाषा होती है वो पैतृक संपत्ति होती है, बिल्कुल नहीं। उसे क्या करते हैं हम लोग, उसे हम लोग अर्जन करते हैं, यानी अर्जित संपत्ति होती है। ध्यान रखना, तो भाषा क्या है, ये हमारा एक अर्जित व्यवहार है, इस चीज के बारे में विशेषकर आप लोग ध्यान रखें। इसी के बाद में, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो विषय रहते हैं हम लोगों के, ध्यान देना, उनमें भी क्या होती है, जो भाषा होती है वो मौजूद होती है। इसी के बाद जाने नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, भाषा शिक्षा की अवधारणा, यानी जो भाषा शिक्षा की अवधारणा होती है वो कैसी होती है, मौन अवधि होती है भाई। वो कैसी होती है, वो मौन होती है, चुनौतीपूर्ण होती है, चुनौती उसकी अवधि कैसी होती है, ध्यान देना, चुनौतीपूर्ण होती है, बोधगम्य होती है, और उसके बाद क्या होती है, बोधगम्य निवेश होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भाषा की अवधारणा होती है वो किस प्रकार की होती है, तो पहला पॉइंट याद रखना, ये मौन अवधि होती है, चुनौतीपूर्ण अवधि होती है, ध्यान देना, बोधगम्य निवेश होता है। ये क्या होती है, ये भाषा शिक्षा की अवधारणाएं होती हैं। एग्जाम में हमसे सीधा क्वेश्चन आता है कि जो भाषा शिक्षा की जो अवधारणाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एग्जाम आप लोग सीटेट 2024 जनवरी में बच्चे देने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी रहेगी, यानी पेडागोजी रहेगी। और एक ही क्लास से आप लोग कंप्लीट, जो याद रखना भाई, आपके जो कंप्लीट पेडागोजी जो नंबर रहेंगे, यानी 15 में से 15 नंबर आप लोग क्या करोगे, गेन करोगे। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, यानी बच्चे की जो स्कूल की भाषा रहेगी, यानी बच्चा जिस भाषा को स्कूल में सीखना चाह रहा है वो भाषा उसके घर में पहले ही होनी चाहिए। दोनों की भाषाओं में थोड़ा डिफरेंस, मतलब थोड़ा डिफरेंस ना हो, दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए, कोई बच्चा, उसके परिवार में हिंदी बोलते हैं, और अगर उसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उस बच्चे को भेजा जाएगा तो उसे इंग्लिश सीखने में थोड़ी समस्या होगी। लेकिन अगर वही स्कूल हिंदी मीडियम रहेगा, और बच्चे को अगर मैं हिंदी मीडियम में भेजूंगा, तो बच्चा उस हिंदी को बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से सीख जाए। क्यों? क्योंकि वही हिंदी जो है उसके स्कूल घर पे बोली जा रही थी, और वही भाषा उसे कहाँ पे मिली है, उसके स्कूल में मिल रही है। तो इसलिए ध्यान देना कि बच्चे के स्कूल की जो भाषा है और उसके जो घर की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, दोनों की दोनों समरूपता वाली होनी चाहिए। इसी के बाद हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा के साथ संलग्नता याद रखना, बच्चों अलग अलग उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं, यानी जो बच्चे जो होते हैं, ध्यान देना इस चीज के बारे में कि वो क्या करेंगे, वो हमेशा अलग अलग भाषा, जैसे उसके उद्देश्य रहेंगे उस हिसाब से वो क्या करेंगे, अलग अलग इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। यही क्या होती है, याद रखना, संलग्नता होती है भाई बस भाषा की। इसी इसी के साथ, इसके बाद देखिए, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। ध्यान देना, जो भाषा होती है वो कैसी होती है, सांस्कृतिक अनुभवों पर क्या होती है, आधारित होती है। इसके बाद में देखिए, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। या ध्यान देना, जो भाषा विकास होता है वो कैसा होता है, व्यक्ति सापेक्ष होता है। कैसा होता है, व्यक्ति सापेक्ष होता है। इसी के बाद में, भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध समर्थ परिवेश, यानी कि देखो, भाषा के लिए एक चीज ध्यान देना, तो बोर्ड होते हैं, चार्ट होते हैं, होल्डिंग होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सपोज करना, हम लोग कभी किसी रास्ते से निकल के जा रहे हैं,
और जब भी कोई फेस्टिवल आता है या कोई भी नेता आता है तो वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ उनके बोर्ड वगैरह वो टांग देते हैं। तो उस पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, जैसे मकर संक्रांति, ये सारी चीज होती हैं। तो उसी के आधार पर ध्यान देना कि जो हम लोग निकल के जाते हैं तो उन्हें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में जो हमारी भाषा होती है वो क्या होती है, ध्यान देना, वो हमारी मजबूत होती है, यानी कि समृद्ध होती है, यानी कि उसमें वृद्धि होती है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। इसके बाद देखिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जो भाषा है वो क्या होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ध्यान देना भाई, भाषा को एक नियम के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद देखो, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी जो क्या है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था रहेगी, इस चीज के बारे में ध्यान देना। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। ध्यान देना भाई, प्रत्येक जो भाषा होती है उसकी क्या होती है, अपनी एक व्याकरण होती है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। जो भाषा होती है वो कैसी होती है, हमेशा निरंतरशील होती है, परिवर्तनशील होती है। इस चीज के बारे में ध्यान देना भाई। भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है, यानी कि भाषा का जो प्रभाव है वो कैसा है, जटिल से सरलता की ओर। कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भाषा होती है उसका जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, सरलता से जटिलता की ओर या जटिलता से सरलता की ओर, तो कभी भी सरलता से जटिलता मत कर देना, हमेशा क्या रहेगा, जटिलता से सरलता रहेगा। इसी के साथ हम लोग जानेंगे, ध्यान देना इस चीज के बारे में, हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अगर हमसे पूछा जाए कि जो हिंदी है वो क्या है, तो ध्यान देना, हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, ना कि क्या है, एक राष्ट्रभाषा है। इस चीज के बारे में ध्यान देना। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज यही पॉइंट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, ध्यान देना, यहाँ पर आपको 100% आपको, तो 15 में से 15 जो नंबर रहने हैं वो आपको गेन कराएगी भाई। इसलिए मैं ये कहूंगा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना भाई। आप लोग वीडियो चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करोगे, कहीं ना कहीं उससे हम लोग पॉजिटिव होते हैं, यानी कि हमारे अंदर क्या है भाई, हम आपके लिए इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे। और जितने भी सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी है, इससे पहले मैं आपको, ध्यान देना, चाहे मैथ पेडागोजी रहे या आपकी ईवीएस पेडागोजी है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी जो है वो हिंदी पेडागोजी है। इसके बाद में हम लोगों की जो पेडागोजी बचेगी, बच्चे जितनी भी पेडागोजी बची हैं, चाहे वो साइंस की पेडागोजी बची है हम लोगों की, साइंस की पेडागोजी की बात अगर मैं बात करता हूँ तो इसके बाद में क्या बचेगी, हमारी सीडीपी रही। इन सभी के बारे में हम लोग सबकी जो पेडागोजी रहेगी वो संपूर्ण पेडागोजी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था, पहले बोला था कि हम लोग जो है मोस्टली सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी को पढ़ेंगे, तो ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो हिंदी भाषा है उसे किस संविधान की अनुसूची में रखा गया है, तो ध्यान देना, उसे अनुसूची 8 में रखा गया है। और अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब ये 22 भाषाएं कौन सी हैं, तो देखिए, अनुसूची जो हमारी 8 थी, सबसे पहले प्रारंभ में इसमें कितनी थी, 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो देखो मैंने क्या लिखा है, प्रारंभ में अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को रखा गया था। पहले नंबर पर आती है असमिया, दूसरे पर आती है बांग्ला, तीसरे पर आती है गुजराती, चौथे पर आती है, ध्यान देना, हिंदी, पांचवे पर आती है कन्नड़, छठे पर आती है कश्मीरी, सातवें पर आती है मलयालम, आठवें पर आती है मराठी, नौवें पर आती है उड़िया, 10वें पर आती है पंजाबी, 11वें पर आती है संस्कृत, 12वें पर आती है तमिल, 13वें पर आती है तेलुगु और 14वें पर आती है उर्दू। तो ये जो आपकी याद रखना 14 भाषाएं रहेंगी, वो कैसी रहेंगी, यह हमारी संविधान की अनुसूची 8 में इन्हें शामिल किया गया है। ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में, कितनी भाषाएं थी, टोटल हैं तो 22, लेकिन शामिल प्रारंभ में कितनी किया गया था, प्रारंभ में करके गए थे ये 14 भाषाओं को रखा गया था। इसके बाद में 21वें संशोधन में जो 1967 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंदर किस भाषा को रखा था, सिंधी भाषा को रखा था, जिसमें कौन सी 15वीं भाषा मिलाई थी, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए जो सिंधी भाषा है वो कौन से नंबर की भाषा है, तो वो 15वें नंबर की भाषा है। और इसे संशोधन में कब, सॉरी, किस संशोधन के तहत इसे भाषा में जोड़ा गया था, तो 21वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब, 1967 में जोड़ा था। इसके बाद में एक संशोधन हुआ था, जो एक संशोधन था 71, यानी 71वां संशोधन जो हुआ था 1992 ईस्वी में। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा, इन 3 भाषाओं को जोड़ा था। तो टोटल 15 और 3 कितनी हो जाएंगी भाई, ध्यान देना, हम लोगों की अब 18 भाषाएं जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हमने जाना, हमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 71वें संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो ध्यान देना, ये तीनों की 3 भाषाएं हैं। उसके बाद हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा
कि जो 92वां संशोधन है जो 2003 में हुआ था, इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था टोटल 4 भाषाओं को, और इन्हीं चारों को मिला के कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 18 और 4 कितनी हो जाएंगी? 22। यानी कि 92वां संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग बच्चा बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा, इन 4 भाषाओं को जोड़ा था। तो इन्हीं को मिलाकर टोटल जो भाषाएं हो जाती हैं वो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हम लोगों की 22 भाषाएं। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किस अनुसूची में भाषा को रखा है हिंदी भाषा को? तो अनुसूची 8 में। और अगर अनुच्छेद के बारे में आए कि किस अनुच्छेद के अंदर, ध्यान देना भाई, अगर पेपर में आए कि किस अनुच्छेद के अंदर हिंदी भाषा को रखा गया है, तो 343 के अंदर। और पूछा जाए कि किस किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ध्यान देना, अगर किस किस अनुच्छेद की बात आएगी तो 343 से लेकर 351 तक इसमें जो है, ध्यान देना भाई, इसमें हिंदी भाषा को रखा गया है। चलिए इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान देना। इसी के साथ भाई ध्यान देना, अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखिए अब पढ़ेंगे शास्त्रीय भाषाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो शास्त्रीय जो भाषाएं होती हैं, शास्त्रीय भाषाएं 6 मानी हैं। और शास्त्रीय भाषाएं जो 6 मानी है वो कौन कौन सी होती है, ध्यान देना। पहली होती है तमिल भाषा, सेकंड होती है कन्नड़ भाषा, थर्ड होती है उड़ीसा भाषा, चौथी होती है तेलुगु, पांचवी होती है मलयालम, और जो छठी होती है उससे वो होती है संस्कृत भाषा। तो ये जो 6 भाषाएं हैं, इन भाषाओं को क्या कहा गया है, ध्यान देना, इन भाषाओं को कहा गया है शास्त्रीय भाषा। अब हम लोग जानेंगे, देखिए, कि जो भाषा अर्जन के बारे में जानेंगे, किसके बारे में? भाषा अर्जन के बारे में। और ध्यान देना, अगर हमसे पूछा जाए कि जो हिंदी दिवस होता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और एक क्वेश्चन आता है हम लोगों से कि विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? अगर हमसे ये पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो बच्चा ध्यान देना, इसकी मैं बात करता हूँ तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई आप लोग सभी लोग कमेंट्स करके बताएं कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। ध्यान देना इस चीज़ के बारे में, आपको ये बताना है कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस मैं आपको बता चुका हूँ, तो कब था? 10 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में भाषा अर्जन के बारे में पढ़ेंगे, एक बार ध्यान देना। अगर मैं भाषा अर्जन की बात करता हूँ, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अर्जित। ये पेपर में बहुत आता है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर हमसे पूछा जाए कि जो भाषा है वो किस प्रकार की, ये क्या है? संपत्ति है, तो याद रखना ये अर्जित है, यानी कि हम इसे अर्जित करते हैं। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, इसलिए ध्यान देना ये पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जो है वो किस प्रकार की वो है, ध्यान देना, जो भाषा है वो सिर्फ ओनली अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति है। इसी के बाद देखिए, बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। पहला करता है अनुकरण करके। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके। इसका मतलब क्या होता है? नकल करके। अभ्यास करके या तो भाषा बच्चा सीख सकता है, या अनुकरण करके भाषा सीख सकता है। पुनरावृत्ति, यानी कि या वो किसी के, अगर बात करता हूँ पुनरावृत्ति के बारे में, तो तीसरा जो वर्ड होता है, वो तीसरा प्रकार होता है, वो होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? सेम नकल की तरह ही है पुनरावृत्ति भाई, यानी कि दोबारा से पुनः किसी चीज को बार बार रिपीटेशन में लाना। तो 3 प्रकार होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बच्चा कितने प्रकार से भाषा को सीखता है, तो बच्चा 3 प्रकार से भाषा को सीखता है। अनुकरण, अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में, कि जो भाषा अर्जन है और अधिगम है वो किस प्रकार से है, एक बार हम इस चीज के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना, तो देखिए भाषा जो अर्जन है, और एक तरफ याद रखा भाषा अधिगम के बारे में। तो चलो भाषा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन है, ये क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। ध्यान देना, भाषा जो अर्जन है ये क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। और भाषा जो अधिगम है ये क्या है? द्वितीय भाषा है। भाषा अधिगम जो होती है वो द्वितीय भाषा कहलाती है, और भाषा अर्जन जो है वो क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ अनुकरण के बारे में, तो याद रखना, जो भाषा होती है वो अनुकरण करके, यानी कि नकल करके सीखी जाती है। तभी तो भाई, नकल करके, ध्यान देना इस चीज के बारे में। और जो भाषा अधिगम है वो क्या है? नियम और व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से? नियम और व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। इसी के बाद देखिए, भाषा जो है वो क्या है? एक परिवार है। भाषा आदमी क्या है? एक परिवार है। और जो भाषा अधिगम होती है वो क्या होती है? विद्यालय, यानी कि जो भाषा को हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं, वो विद्यालय में। और जो भाषा अर्जित होती है वो कहाँ होती है? परिवार पर।
भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, लेकिन भाषा जो अधिगम होती है वो कैसी होती है, प्रयास एवं जटिल वाली होती है। ध्यान देना, ये कैसी होती है, प्रयास एवं जटिल वाली होती है। इसके बाद में देखिए अनौपचारिक परिवेश मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि जो हमारी भाषा अर्जन होती है कैसी होती है, अनौपचारिक परिवेश होता है। जो भाषा अर्जन होता है मातृभाषा होती है, और जो भाषा अर्जन होता है कैसी होती है, क्षेत्रीय भाषा। जैसे सपोज करना किसी बच्चे ने घर जन्म लिया, तो उस घर में हिंदी बोली जाती है या तमिल बोली जाती है, कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है, तो बच्चा उस भाषा को बहुत जल्दी सीख लेगा। और जो उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा क्या होती है, उसकी मातृभाषा होती है। अब वो जिस पड़ोस में रह रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है, उस क्षेत्र की जो प्रमुख भाषा होगी, बच्चा उसी भाषा को सीखेगा। तो यही क्या होती है, याद रखना, यही होती है क्षेत्रीय भाषा। तो भाषा जो अर्जन होती है वो कैसी होती है, क्षेत्रीय होती है, मातृभाषा होती है, अनौपचारिक भाषा होती है, सहज और स्वाभाविक होती है, परिवार वाली होती है, अनुकरण वाली होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है भाषा अर्जन। और मैं बात करता हूँ भाषा अधिगम के बारे में, तो भाषा अधिगम जो होता है वो द्वितीय भाषा कहलाती है। नियम और व्याकरण इसके अंदर काउंट होते हैं। इस भाषा को विद्यालय में सीखा जाता है। प्रयास एवं जटिल वाली भाषा होती है, और ये क्या होती है, औपचारिक साधनों वाली होती है। ध्यान देना इस चीज पर, कैसी होती है, औपचारिक साधनों वाली होती है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई अगर चीजें समझ में आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो ध्यान देना, आप लोग क्या है, आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स भी करते रहिए। चलिए, आज हमने आपसे पहले ही कहा था कि महामैराथन क्लास होगी, तो महामैराथन क्लास का मतलब ये है कि हिंदी में जितनी भी आपके मेन मेन टॉपिक रहेंगे, चाहे वो कोई साइकोलॉजिस्ट है, चाहे आपके वो चॉमस्की रहे, ध्यान देना, वाइगोत्स्की रहे, जीन प्याजे रहे, हर एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेन मेन तथ्य पॉइंटों को पढ़ेंगे कि भाई कौन सा पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा और कौन सा पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग जानेंगे भाषा कौशल के बारे में। तो देखिए भाषा कौशल की जो मैं बात करता हूँ, यानी कि अभिव्यक्तात्मक जो कौशल होता है, ये कौन सा होता है, ये जो भाषा कौशल होते हैं सबसे पहले समझना, ये चार होते हैं। भाषा कौशल होते हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं। और ये चार कौन कौन से होते हैं, देखिए चार होते हैं। पहला होता है वाचन कौशल, सेकंड होता है श्रवण कौशल जिसे सुनना कहते हैं, वाचन कौशल का मतलब होता है बोलना, लेखन कौशल जिसे लिखना कहते हैं, और पठन कौशल जो होता है ये होता है पढ़ना। यानी कि ये जो चार होते हैं, ध्यान देना, ये हमारे चार कौशल होते हैं। अब इसी के साथ में अंतर संबंधित, यानी कि जो हमारे, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में, इससे पहले मैं थोड़ा और ऊपर ही एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे वाचन कौशल और लेखन कौशल होते हैं इन्हें कहा जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी कि व्यक्ति जो होता है इन्हें क्या करता है, ध्यान देना, इन्हें व्यक्ति व्यक्त करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव स्किल्स, ये क्या होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं। ये देखिए किस तरीके से कि इन्हें हम सिर्फ ओनली व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई बात बोली तो बोल रहा हूँ, तो अपने विचारों को भाई क्या मैं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आज आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं कहीं ना कहीं अपने विचारों को आपको वही क्या है, व्यक्त कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, ये आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीज आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप पेडागोजी में पूरे के पूरे नंबर लेके आओगे। अब मैंने कहा लेखन, अब मैं अगर लिख भी रहा हूँ और तब आपके सामने किसी चीज को बता रहा हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, याद रखना, प्रोडक्टिव हो जाएगा। अब आपका रिसेप्टिव स्किल्स क्या होते हैं, या ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं, समझिए। जो हमारे ग्रहणात्मक कौशल होते हैं ये होते हैं श्रवण कौशल, यानी कि इसमें बच्चा सुनता है सिर्फ ओनली। और पठन कौशल, इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, चीजों को पढ़ता है। ध्यान देना, यानी कि सुनना और पढ़ना क्या होता है, रिसेप्टिव कहलाता है, यानी कि आपका ग्रहणात्मक कहलाता है। और जो आपका बोलना लिखना होता है ये क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, यानी कि अभिव्यक्तात्मक कहलाता है। यही आपके क्या होते हैं, कौशल होते हैं। और कितने होते हैं कौशल, कौशल भाई ध्यान रखना हमारे चार होते हैं। चारों के बारे में बता चुका हूँ। यही चीज आपको किस में दिखाई देगी, यही चीज आपको इंग्लिश के अंदर पेडागोजी में दिखाई देगी, यही आपको संस्कृत पेडागोजी रहेगी उसमें दिखाई देगी। तो जितनी भी पेडागोजी रहेगी, ध्यान देना, संपूर्ण पेडागोजी के अंदर आपको इसी प्रकार से चीजें को दिखाना पड़ेगा। देखो, बोलना है तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। लिखना है तो क्या हो जाएगा भाई आपका, राइटिंग। अगर सुनना है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, लिसनिंग। और अगर पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो इस तरीके से ध्यान देना कि ये चार प्रकार के होते हैं, SWLR, ये चार प्रकार के कौशल होते हैं। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना भाई। अब देखो इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। अंतर संबंधित, यानी कि भाषा को एक क्रम में नहीं सीख सकते। इससे पहले जो हमने सीखा था कि जो भाषा होती है व्याकरणिक एक क्रम में होती है, लेकिन भाषा को हम एक क्रम में नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते, समझना। ये जरूरी नहीं है
कि भाषा जो बच्चा है वो सबसे पहले भाई यही बोले कि पहले सबसे पहले उससे क्या है, व्याकरण के ए आ का ज्ञान हो या ई का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। बच्चा सीधा क्या बोलता है, बच्चा हमेशा सीधा का सीधा माँ बोलता है, पापा बोलता है, पा भी बोल देता है, ध्यान देना इस चीज के बारे में, दा बोल देता है यानी दादा भी बोलता है। तो उसके मन में जो भी वो चीजें सुनता है उन चीजों को बोलता रहता है। तो ध्यान देना, भाषा को कभी एक क्रम में, सिक्वेंस क्रम में नहीं सीख सकते, ऐसे एक सिक्वेंस क्रम में नहीं सीख सकते भाषा के बारे में, ये चीज याद रखना। इसके बाद में देखिए हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि, विधि के बारे में कि शिक्षण जो विधि है वो क्या होती है, इस चीज के बारे में समझिए। प्राकृतिक जो विधि है, इस विधि में दूसरी भाषा को सिखाने के लिए और सुनने बोलने पर जोर दिया जाता है। ध्यान देना, प्राकृतिक जो विधि होती है, शिक्षण विधियों में एक विधि होती है जिसका नाम है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि है क्या, इस चीज के बारे में जानते हैं। इस विधि में दूसरी भाषा को सिखाने और सिखाने के लिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी दूसरी भाषा को सिखाना होगा बच्चों को, तो सुनने और क्या है, बोलने पर जोर दिया गया। ध्यान देना, प्राकृतिक विधि जैसे हम लोगों को हिंदी आती है, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी तो मुझे क्या है कि मुझे उस चीज को सुनना होगा और उसी चीज को क्या है, बोलना होगा। अगर मुझे कोई दूसरी भाषा सीखनी है, सपोज कीजिए कि अगर मुझे हिंदी आती है, मुझे तमिल सीखनी है, भोजपुरी सीखनी है, अगर मुझे कोई और लैंग्वेज सीखनी है, आप लोगों को कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है, तो मुझे सबसे पहले उसमें क्या करना होगा भैया, सुनना होगा चीजों को। सुनने के बाद फिर क्या है, याद रखना, मुझे बोलना होगा। तो इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान देना भाई, प्राकृतिक विधि कहा जाता है। देखिए उसके बाद में, इस प्रकार वह दूसरी भाषा को उसी तरह सीख सकता है जैसे उसने अपनी मातृभाषा को सीखा है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा अपने घर में, अपने परिवार में अपनी जो उसकी भाषा होती है उसे क्या करता है, वो उन शब्दों को सुनता है, भाषा को सुनता है। सुनने के बाद में वो पहली भाषा को सीख जाता है। अगर उसे दूसरी भाषा सीखनी है तो उसे दूसरी भाषा के लिए भी क्या है, चीजों को ध्यान से सुनना होगा, शब्दों को सुनना होगा, शब्दों को सुनने के बाद उन्हें क्या है, रिपीटेशन यानी कि उन्हें बोलना होगा। तो ये कहलाती है आपकी प्राकृतिक भाषा। ध्यान देना, जिस चीज को पॉइंट को मैं बता रहा हूँ भाई, उस पॉइंट को ध्यान से अच्छे से पढ़ना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। तो भाई जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। इसी के बाद पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण अनुवाद विधि या शास्त्रीय विधि। ध्यान देना, व्याकरण अनुवाद विधि या शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि, अब ये कौन सी है इसके बारे में जानते हैं। देखो, इस विधि में दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। जैसे संस्कृत या इंग्लिश सिखाते समय हम उसका व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। ध्यान देना, व्याकरण अनुवाद विधि या इसी को कहा जाता है शास्त्रीय विधि, ये कौन सी होती है, इस विधि के अंदर जो बच्चा होता है, अगर उसे कोई भी दूसरी भाषा सिखानी होगी तो उस भाषा के पहले हमें रूल और नियम सिखाने होंगे। जब तक हम उसके रूल और नियम नहीं सिखाएंगे, बच्चा उस भाषा को नहीं सीखेगा। ध्यान देना, अगर मुझे किसी बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश सिखाने से पहले मुझे उसे क्या है, ग्रामर जो है वो पढ़ानी पड़ेगी, ग्रामर उसे पढ़ानी पड़ेगी। मुझे अगर संस्कृत पढ़ानी है तो संस्कृत से पहले मुझे क्या है, संस्कृत की ग्रामर का उसे ज्ञान देना होगा। जब तक मैं इन चीजों का ज्ञान नहीं दूंगा तब तक बच्चा जो है वो दूसरी भाषा को नहीं सीख सकता। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर अधिक बल दिया गया है। इसमें क्या है, लिखने और पढ़ने पर अधिक बल दिया गया था। लेकिन जो प्राकृतिक विधि थी उसमें क्या था, ध्यान देना, इसमें सुनने और बोलने पर अधिक ध्यान दिया गया था। तो दोनों में ध्यान दीजिए थोड़ा सा। व्याकरण विधि में प्राकृतिक विधि के अपोजिट होता है। क्या अपोजिट है भाई, प्राकृतिक विधि में तो कहा गया था कि सुनेगा बच्चा और बोलेगा, और इसमें क्या है, बच्चा लिखेगा और पढ़ेगा, दो ही चीज याद रखना। तो इसी के साथ चलिए, हमने जाना प्राकृतिक विधि क्या होती है, शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि क्या है, हमने इस चीज के बारे में जाना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में भाई, मस्तिष्क उद्वेलन विधि कौन सी होती है, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है, इसे समझना। इसमें बच्चा को समस्या दी जाती है और फिर उस समस्या का समाधान करता है। यानी बच्चे के सामने, यानी कि उसके दिमाग को देखा जाता है कि बच्चे ने कितनी चीजों को सीखा है, कितनी चीजों को नहीं सीखा, और सीखा है तो किस हद तक सीखा है। इसे कहा जाता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। देखो ध्यान देना इस चीज के बारे में। जैसे बच्चे ने किसी भाषा को सीखा, अब मैं बच्चे के सामने कुछ एग्जाम्पल रखूंगा। अब बच्चा उस एग्जाम्पल या उस समस्या का समाधान करने के लिए जो उसने सीखी हुई भाषा है उसका क्या करेगा, प्रयोग करेगा। या उसे कितनी नॉलेज है, कितना उसने ग्रामर सीखा है, कितना उसने नियम सीखा है, उन चीजों को क्या करेगा कि वो समस्या में लगा देगा। अगर वो समस्या में लगाएगा तो वो कहीं ना कहीं उस समस्या के समाधान कर पाएगा। अब वो किस लेवल पे कर पाता है, यही क्या होता है, ध्यान देना, इसी को कहा जाता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम उसके बाद में प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। इसमें बच्चों को सीधा भाषा सिखाई जाती है। जैसे
मुझे अगर इंग्लिश सिखानी है तो ना तो मैं बच्चों को कोई यानी कि रूल सिखाऊंगा, ना बच्चों को कोई ग्रामर सिखाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा बच्चों को। बच्चों को सीधा भाई सीधा बोल दूंगा कि बच्चे ये क्या है, ध्यान देना, ये कैट है। मैं बोलूंगा दिस इज ए पेन, मैंने सीधा बच्चे से बोल दिया बेटा अब आप बोलिए बस। ना कोई ग्रामर है, ना कोई रूल है, ना कोई नियम है, कुछ भी नहीं, मैं सीधा का सीधा मैंने बच्चों से बोल दिया। तो ये सारी जो चीजें होती हैं यही क्या होती हैं, प्रत्यक्षण विधि होती है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। चलिए, इसी के बाद हम लोग जानेंगे, ध्यान देना, भाषा के मॉडल। भाषा के जो मॉडल होते हैं वो तीन होते हैं। भाषा के मॉडल तीन कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। पहला होता है भाषा का अंत क्रिया मॉडल, यानी कि जो भाषा का अंत क्रिया मॉडल होता है। सेकंड होता है अधोमुखी प्रक्रिया, टॉप डाउन मॉडल होता है। और तीसरा होता है बॉटम अप मॉडल, यानी कि ये होता है, देखो ये है टॉप डाउन मॉडल, ये होता है बॉटम अप, यानी कि अधोमुखी प्रक्रिया कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो टॉप से डाउन आते हैं और इसमें क्या होता है, डाउन से टॉप जाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझिए, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा मैं। अगर भाई एक चीज तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर वीडियो में मजा आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे भाई, उतना ही कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव होंगे, और जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतनी बेहतरीन और उसी तरीके से आप लोगों की याद रखना क्लास जो है वो लेके आएंगे। और हम लोग आपके जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है पेडागोजी के किसी भी प्रकार के, वो सारे के सारे सॉल्यूशन उनका भी कराएंगे। बस आपकी ये पेडागोजी समाप्त होते है उसके बाद में आपके क्वेश्चन जो है उनका प्रारंभ कर देंगे भाई। उसके बाद देखिए भाषा का अंतक्रिया मॉडल क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, इस मॉडल में शुद्ध और प्रामाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इस मॉडल के अंदर भाषा अंतक्रिया मॉडल जो होता है, इसमें भाषा में शुद्ध और प्रामाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। यानी कि बिल्कुल जो चीजें सही हैं, राइट है, सिर्फ उन्हीं चीजों को क्या है बच्चों को बताया जाता है, या उन्हीं का एक दूसरे से क्या होता है, याद रखना, आदान प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिए, उसके बाद में भाषा के माध्यम से आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है। अब भाषा से जैसे सपोज करना, आपको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको हिंदी ही यूज करूंगा तो आप चीजों को बेहतर समझोगे, और हमारे और आपका बीच जो कोऑर्डिनेशन जो रहेगा, जो संबंध रहेगा, वो अच्छा बना रहेगा। अब मैं यहाँ पे आके सिर्फ आपसे इंग्लिश बोलता रहूँ तो उस चीज का मतलब क्या है, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे आप लोग ज्यादा वो नहीं होंगे, मेरे और आपका बीच का जो कोऑर्डिनेशन जो रहेगा, संबंध रहेगा, वो उतना नहीं बन पाएगा। इसलिए ये ध्यान देना कि भाषा के माध्यम से आपसी जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो क्या होता है, ध्यान दे रखना, वो समझ ज्यादा बनती है एक दूसरे के प्रति संबंधों में, ध्यान दीजिए। सेकंड होता है भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन की आपसी आसानी से किया जा सकता है। अगर मैं किसी चीज की, मेरी और आपकी लैंग्वेज अगर सही है तो मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो, वो चीज आपकी समझ में आ रही है, तो हमारी जो आपसी जो लेन देन है, यानी कि जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, वो जिस चीज को मैं समझा रहा हूँ, अगर मेरी चीजें भाषा सही है तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। और कहीं ना कहीं आप लोग सुनोगे, अगर मैं सही तरीके से नहीं करूंगा तो आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे। तो यही क्या होता है, ध्यान देना कि भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच क्या होती है, जो लेन देन होता है वो क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। चलिए भाई, मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, इस मॉडल से क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच प्रभावशील शिक्षण होता है। यानी कि ध्यान दीजिए कि जो एक टीचर है और एक स्टूडेंट है कक्षा के अंदर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई, संबंध जो होता है वो अच्छा होता है। यानी कि प्रभावशील जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे सही तरीके से बातें कर रहा हूँ या सही तरीके से एक्सप्लेन या चीजों को समझा रहा हूँ, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में जो कोऑर्डिनेशन, यानी कि क्या है, ध्यान दीजिए कि जो बीच में प्रभावशाली शिक्षण रहेगा, यानी कि जो शिक्षण है वो कैसा रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। तो चलिए, ये जो चीज जो होती है इसे कहा जाता है भाषा का अंतःक्रिया मॉडल, यानी कि एक दूसरे से क्या है, संबंध बनाना, रिएक्शन करना, ध्यान देना भाई। अब पढ़ेंगे इसके बाद में हम लोग अधोमुखी के बारे में। टॉप डाउन मॉडल क्या होता है, इसमें स्टूडेंट भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। यानी कि इसमें जो बच्चा रहता है वो क्या करता है, उसने जो भाषा का पहला जो उसे अर्थ है, जो उसे समझने के लिए क्या करता है, वो पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। पिछले ज्ञान का प्रयोग करने के लिए जैसे उसने वाक्य के बारे में जाना, पद के बारे में जाना, शब्द के बारे में जाना, वर्ण के, मैं कह सकता हूँ कि टॉप से क्या आ रहा है, बच्चा जो होता है वो डाउन की तरफ आ रहा है, यही क्या होता है, यही बच्चा ध्यान देखना, इसी को कहा जाता है टॉप डाउन मॉडल कहा जाता है, दो मुखी प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए भाई, इसके बाद में हम लोग जानेंगे
बॉटम अप मॉडल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बॉटम अप मॉडल क्या होता है, ध्यान देना। देखिए, इसमें बच्चों को नीचे से सिखाते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, पद के बारे में और वाक्य के बारे में, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान देना कि वर्ण है, उसके बाद शब्द है, उसके बाद पद है और उसके बाद वाक्य है। जो बच्चा रहेगा वो इस तरीके से सीक्वेंस क्या है, ध्यान देना कि बच्चा अब क्या है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ चीजों को सीख रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे हमने सीखा कै प्लस ले प्लस कल। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है, इसमें अगर क्या रहेगा, वो पहले कल को हम समझाएंगे, उसके बाद क्या करेगा, कै जमा ले। तो यही चीज होती है, इसी को कहा जाता है बॉटम अप मॉडल और इसे कहा जाता है अधोमुखी प्रक्रिया। ध्यान दीजिए भाई। तो चलिए, हमने इस चीज के बारे में जाना कि क्या होता है। उसके बाद देखिए, हम पढ़ेंगे लेखन के बारे में। जो लेखन जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बच्चों के विचारों को, देखो भाई विचारा लिख रखा है लेकिन अब विचार रहेगा, जिसमें बच्चों के विचारों को अभिव्यक्त है। बच्चे इस लेख को अपने शब्दों में लिखें, यानी कि संगीत सब्जेक्ट से जुड़ा हो, व्याकरण की शुद्धता। देखना, लेख क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें बच्चों के जो विचार होते हैं उन्हें अभिव्यक्ति मिलती है स्वतंत्र रूप से, वो अपने मन के विचारों को क्या है स्वतंत्र रूप से शब्दों में लिख सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, लेख कहा जाता है। ये लेख जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो सुसंगत होना चाहिए, यानी अच्छे क्रम में लिखा होना चाहिए, सही होना चाहिए, और सब्जेक्ट से क्या हो मेरे भाइयों, जुड़ा हुआ होना चाहिए, और व्याकरण की उसके अंदर क्या हो, शुद्धता हो। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चा, याद रखना, इसे लेखन कहा जाता है। अब लेखन की जो देखो, विचारों को प्रोत्साहन करना, ये भी चीज याद रखना कि जो भी बच्चे ने लेख लिखा है सही लिखा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। उसके बाद में स्पष्ट उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिए, जो बच्चे ने लिखा है वो स्पष्ट और कैसा हो, रचनात्मक हो, यही लेख होना चाहिए। भाई यहाँ से आपके पेपर में पूछ जाता है कि जो लेख होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो ध्यान देना, लेख जो होना चाहिए वो अभिव्यक्ति वाला होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता हो उसके अंदर, स्पष्ट उद्देश्य पूर्ण हो, रचनात्मक हो, और क्या विचारों को प्रोत्साहन मिले। यही क्या होता है, ध्यान रखना बच्चा, यही होता है लेखन। इसके बाद में चलिए हम लोग जानेंगे लेखन की प्रक्रिया या उपागम के बारे में। हम लोग किसके बारे में जानेंगे, लेखन का प्रक्रिया या उपागम के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें स्टूडेंट क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष हो जाते हैं। यानी इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो क्रमबद्ध तरीके से सीखने में क्या होता है, कौशल के अंदर दक्ष बन जाता है। यही क्या होता है, आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, जितनी भी चीज बता रहा हूँ आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देना, और बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए, उसके बाद आगे जानते हैं हम लोग। आगे ही इसके बाद में हर एक चीज पढ़ेंगे, ध्यान देना भाई। आपसे पहले ही कहा था कि जितनी भी आपको आपकी पेडागोजी रहेगी, संपूर्ण हिंदी पेडागोजी जो है सभी सब्जेक्टों की आपको वैसे कराई जाएगी। मैथ आपको पढ़ा चुका हूँ। मैथ के बाद में मैंने क्या पढ़ा है बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। ईवीएस पेडागोजी करा चुका हूँ, हिंदी पेडागोजी का टर्म है, ये महा मैराथन क्लास है, मैथ की भी महा मैराथन क्लास थी। तो हर एक चीज आपकी क्या है, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में कि जितनी भी चीज आपकी मैराथन क्लास चल रही है वो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर से पहले एक बार सभी क्लासों को देख जाएं। अब जानेंगे हम लोग किसके बारे में, ध्यान देना, किसके बारे में बच्चे याद रखिए, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के बारे में कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हमारे महत्वपूर्ण होते हैं किसमें, हिंदी के अंदर, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन को हमेशा देखने को मिला है। स्टीफन क्रेसन, स्टेफिन क्रेसन जो है, इसके बारे में जानेंगे, ध्यान दीजिए। यह एक भाषाविद है, ये क्या एक भाषाविद है, तो अमेरिका देश के हैं, ध्यान रखना। जो आपके स्टेफिन क्रेसन है ये कहाँ के हैं, ये एक अमेरिका देश के हैं, और इस चीज के बारे में याद रखना, ये क्या है, एक भाषाविद है। यानी कि इनके जितने भी विचार थे वो भाषा को लेकर थे। इसके बाद जानते हैं, इन्होंने कहा था जो बच्चा होता है, यानी SLA, यानी कि बच्चे की जो सेकंड जो लैंग्वेज होती है उसे भी बच्चा किस तरीके से सीखता है, जैसे वो प्रथम भाषा को सीखता है। ये चीज किसने कही थी, ये कहा था स्टीफन क्रेसन ने कहा था। देखो, द्वितीय भाषा अर्जन का जो सूत्र है
ये किसने दिया था, ध्यान दीजिए। ये जो भाषा है ये दी थी किसने, स्टेफन क्रेसमैन ने दिया था। तो पेपर में आएगा आप लोगों से कि SLA का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, याद रखना, जो सेकंड भाषा जिनके बारे में कहा है, ये किसने कहा है, तो बच्चे कहा है स्टीफन क्रेसमैन ने कहा है, ध्यान देना। अर्जन के बारे में जानिए। अधिगम परिकल्पनाएं जो होती हैं वो दूसरी भाषा का अर्जन करना है, यानी जो अर्जन होता है, अधिगम परिकल्पनाएं क्या होती हैं, याद रखना, ये होती हैं आपकी दूसरी भाषा का अर्जन करना। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, निगरानी के बारे में, कि निगरानी क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। यानी कि सपोज कीजिए, जो बच्चों के निगरानी का मतलब होता है कि बच्चों को इस प्रकार की भाषा बताना जो उसने सीख रखी है उससे थोड़ा अप वाली हो। जैसे हम कहते हैं ना भाई, कि आप इस तरीके से तैयारी करके चलिए कि अगर पेपर थोड़ा डाउन भी आए या अप वाला, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट भी आए, तो हम उसका सॉल्यूशन या अच्छे तरीके से आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक स्टेप ऊपर चलना, यही क्या होता है, आपका निगरानी होता है। ये क्या होता है, हमारी निगरानी होता है, ध्यान देना। इसमें भावात्मक जो फिल्टर होते हैं इसमें हमेशा होता है, यानी इसके अंदर किस प्रकार की चीजें होती है, भावात्मक चीजें होती है, ध्यान देना भाई। इसके बाद में हम लोग ध्यान देंगे प्राकृतिक क्रम। प्राकृतिक क्रम क्या है, इसे समझना। जैसे उसने अपनी मातृभाषा को सीखा है वैसे ही वह दूसरी भाषा को सीखेगा। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक क्रम क्या होता है कि बच्चे ने जैसे अपनी पहली मातृभाषा को सीखा है वैसे ही वो क्या करता है, वैसे ही वो दूसरी भाषा को भी सीखता है। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में प्रश्नों के प्रकार हम लोग जानेंगे कि जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नों के प्रकार में सबसे पहले जो आता है वो आता है बोध प्रश्न। यानी कि कौन सा होता है, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न कौन से होते हैं, प्रस्तुत पाठ में समझने में छात्र कहाँ तक सफल हुए यह जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद पूछे जाते हैं यह प्रश्न। देखिए, जैसे किसी भी टीचर ने आपको कोई भी लेसन पढ़ाया, या मैंने आज आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ाई, तो इस पेडागोजी को पढ़ाने के बाद अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ठीक है, आपको इस टॉपिक की या इस पेडागोजी की कितनी नॉलेज हुई है या कितनी नॉलेज नहीं हुई है, इसी को कहा जाता है, ध्यान देना, इसे कहा जाता है बोधगम्य प्रश्न। से क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, से बोधगम्य प्रश्न कहा जाता है। सेकंड होता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न क्या होता है, इसे समझिए। विषय वस्तु व पाठ को विकसित करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि विकासात्मक जो प्रश्न होते हैं वो कौन से होते हैं, ध्यान रखना, यह विषय वस्तु व पाठ को विकसित करने के लिए किए जाते हैं। इसी के साथ पूर्ण क्रियात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, इसे समझना। ऐसे प्रश्न ऐसे प्रश्न शिक्षा पूरा होने के बाद विषम से, यानी कि विषय से, बच्चा ध्यान देना, यहाँ पर क्या आएगा, विषय आएगा, और शिक्षा पूरा होने पर, ध्यान दीजिए एक बार दोबारा मैं इस चीज को बता रहा हूँ। इन प्रश्नों को पूर्णाकृत्यात्मक प्रश्न उन्हें कहा जाता है जो विषय पूरे होने पर बाद में जो क्वेश्चन किए जाते हैं विषय से ही, ताकि विषय वस्तु का एक परीक्षण किया जा सके और पाठ सभी बच्चों को समझ आया नहीं, टीचर को यह भी पता चल सके। इसी को कहा जाता है, याद रखना, पूर्णाकृत्यात्मक प्रश्न कहा जाता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या जाना, हम अब तक तीन चीजों के बारे में जान चुके हैं कि बोधगम्य प्रश्न कौन से होते हैं, उसके बाद हमने जाना विकासात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, इसके बाद हमने जाना पूर्णाकृत्यात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, तीसरा होता है परिचयात्मक प्रश्न कौन से होते हैं। ध्यान दीजिए भाई, जिन प्रश्नों में पाठ का परिचय कराया जाता है उसे परिचयात्मक प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में, यानी कि जिन प्रश्नों में पाठ का परिचय कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है, परिचयात्मक प्रश्न कहा जाता है, प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। अंतिम होता है कालांतरित प्रश्न कौन से होते हैं, मौन पठन के बाद बच्चों से पूछे गए प्रश्नों को कालांतरित प्रश्न कहते हैं। यानी कि ध्यान देना, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई जल्दी से आप लोग लेसन को याद कर लीजिए, या हम लोग कभी क्या करते हैं, टीचर ने हमें होमवर्क दिया कि भाई कल आपको ये प्रश्न पढ़ के आने हैं, हम लोग जब पढ़ के जाते हैं तो टीचर कहता है अच्छा भाई याद कराए, तो 5 मिनट का आपके पास समय है, जल्दी से इन क्वेश्चनों को याद कर लो। तो बिल्कुल आवाज नहीं, तो हम लोग जो साइलेंट जो रीडिंग करते हैं, मौन जो रीडिंग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कालांतरित प्रश्न कहा जाता है। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तम पाठ्य पुस्तक क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। उत्तम उत्तम जो पाठ्य पुस्तक होती है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भाषा एवं शब्द भंडार, इसमें क्या होना चाहिए, जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, और जो शब्द भंडार है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यानी जो शब्द है वो सही होने चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, शैली और योजना आकृति जो है, आवृत्ति जो है ये भी होनी चाहिए।
उसके अंदर यानी जो भी शब्द हम लोग डाल रहे हैं या लिख रहे हैं वो शैली के और योजना के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी के बाद में अच्छा विषय वस्तु हो, भाई देखने में अच्छी भी रहे और जो चीज रहे वो हमारे काम की भी हो, यानी कि अच्छा विषय वस्तु होना चाहिए। और प्रामाणिक स्रोत होने चाहिए, यानी कि प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो चीज पढ़ रहे हो आप पढ़ तो कुछ और रहे हो, लेकिन आपके एग्जाम में अगर वो चीजें आ रही हैं तो आप लोग वहां पर क्या है राइट आंसर ना दे पाओ, जब आपने किताब में पढ़ा कुछ और आंसर जो निकल रहा है वो कुछ। जैसे हम लोग कहते हैं ना हमेशा आप लोगों से कि भाई जितना ज्यादा हो सके हमेशा NCERT की बुक ही पढ़ा करो, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम रहता है ये इन्हीं बुकों को क्या करता है, फॉलो करता है। तो अब जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो कैसी होती है, प्रमाणिक स्रोत होती है। अगर किसी चीज में किसी ऑप्शन में आपको डाउट हो और एनसीईआरटी में जो भी राइट आंसर दे रखा होगा समझ लेना वही बुक क्या मान जाती है, आपकी प्रमाणिक स्रोत मानी जाती है। इसके बाद में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, देखो भाषा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे, वो मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं इस चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है चौमस्की। सबसे पहले कौन है भाई, ध्यान दीजिए चौमस्की के बारे में। तो चौमस्की के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चौमस्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। इन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में क्या होती है, LAD नाम की डिवाइस होती है, याद रखना। लैंग्वेज एक्वेशन जो डिवाइस होती है ये किस प्रकार होती है, ध्यान देना। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे के अंदर ये LAD नाम की जो डिवाइस होती है वो किसी भी भाषा को सीखने में महत्वपूर्ण होती है। जो भाषा होती है वो इसी के अंदर स्टोरेज होती रहती है। अब इन्होंने कहा था जो दिमाग होता है, दिमाग में दो संरचनाएं होती हैं। इन्होंने कितना क्या कहा था, जो व्यक्ति का माइंड होता है उसके अंदर दो संरचनाएं होती हैं। पहली जो संरचना होती है उसे कहा जाता है सतही संरचनाएं। अब सतही जो संरचना है इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा शब्दों को जानता है पर अर्थ नहीं जानता। जैसे बच्चे ने जाना बचपन में पापा, या बच्चे ने पापा शब्द सीखा लेकिन वो पापा नहीं बोल पा रहा है, वो जान रहा है पा बोल रहा है। अब पा का मतलब वो पानी को भी कह सकता है और पा का मतलब क्या है, ध्यान देना, वो पापा को भी कह सकता है। नहीं, उसने शब्द तो जान लिया लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस शब्द का मतलब क्या है। इसे कहा जाता है सतही संरचना, यानी कि जो हमारे सरफेस पे रखी हुई होती है। अब ये होती है गहरी संरचना जो डीप होती है। ये कैसी होती है, डीप डीप स्ट्रक्चर। इसमें बच्चा शब्दों के अर्थों को भी जान जाता है। जैसे अगर उसे प्यास लगी है या उसे पानी पीना है तो वो सीधा ही बोलेगा पानी। अब उसे पानी का मतलब पता है कि मुझे अगर प्यास लगी है तो मुझे पानी ही बोलना है। अगर उसे पापा के पास जाना है तो वो पापा ही बोलेगा। इसका मतलब अब वो शब्दों का क्या जानना शुरू कर चुका है, वो अर्थ जानना शुरू कर चुका है। इसी को कहा जाता है गहरी संरचना कहा जाता है। सार्वभौमिक व्याकरण भाषा को मानना है। क्या होता है, ध्यान देना कि जो सार्वभौमिक जो व्याकरण होती है वो क्या कहती है, भाषा को वो ही मानती है। ध्यान देना, तो भाषा जो है वो क्या है भाई, वो आपकी सार्वभौमिक व्याकरण है। चलिए इसके बाद में आगे जानते हैं हम लोग वाइगॉत्स्की। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, अभी चौमस्की के बारे में पढ़ा है। उससे पहले देखिए मैं लगभग आपको दो साइकोलॉजिस्ट पढ़ा चुका हूँ। पहले कौन से साइकोलॉजिस्ट थे भाई आपके, पहले नंबर पे था आपके स्टीफन्स थे। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आए थे वो आपके चौमस्की हो गए। अब तीसरे नंबर पे जो है ध्यान देना बच्चा, वो कौन हो गए, वो हो गए आपके वाइगॉत्स्की। तो चलिए वाइगॉत्स्की के बारे में जानेंगे। वाइगॉत्स्की जो है इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है ये क्या है, ये तीन प्रकार से भाषा को सीखता है। एक तो उसकी होगी सामाजिक होगी, एक सांस्कृतिक यानी कल्चर हो गया, और तीसरा हो गया भाषा। तीनों को महत्वपूर्ण माना है, यानी कि जो वाइगॉत्स्की ने तीन चीजों को महत्वपूर्ण माना है। किस किस को भाई, बच्चे की भाषा हो, सांस्कृतिक यानी उसका कल्चर हो गया, सोशल यानी कि उसका समाज हो गया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, अपने कल्चर के माध्यम से सीखता है और अपनी भाषा के माध्यम से सीखता है, इसलिए इन्होंने तीन चीजों को ही क्या है, बच्चे के विकास में तीन चीजों को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा को। अब देखिए पहले बच्चे में भाषा आती है और बाद में विचार आता है। किसने कहा था, ये कहा था सबसे पहले वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर पहले क्या आती है, भाषा आती है, और ध्यान देना बाद में उसके क्या आता है, विचार आता है। और वाइगोत्स्की की एक यही थ्योरी है जिसमें आपसे पूछ जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है। तो ध्यान दीजिए ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, ये दिया था आपका वाइगोत्स्की ने। इसमें वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा जैसा समाज के साथ क्या करेगा, ध्यान देना कि बच्चा समाज के साथ जैसा व्यवहार करता है, समाज जो है ध्यान रखना, बच्चा जो है समाज के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने। इसके बाद हम लोग जानेंगे जीन प्याजे के बारे में। देखिए एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जीन प्याजे, और जीन प्याजे का एक बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है
आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिला है, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो किसने दिया था, ध्यान देना, विकास का सिद्धांत जो दिया था जीन पियाजे ने। चलिए अब इस चीज के बारे में जानते हैं, जीन पियाजे के बारे में। पहले विचार बच्चे में, इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर पहले विचार आता है और बाद में क्या आती है, भाषा। इन्होंने अपोजिट कहा था कि बच्चे में पहले भाषा आती है फिर विचार आती है। तो वाइगोत्स्की ने जब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी तो उसी को देखकर उन्होंने कहा था कि इनका और मेरा मत जो है बिल्कुल अलग है। तो वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे से बिल्कुल अपने विचारों को बिल्कुल अलग कर दिया था। तो इन्होंने कहा था जीन पियाजे ने कि बच्चे में पहले विचार आएंगे बाद में भाषा आती है। बच्चा भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इन्होंने कहा था जो बच्चा होता है वो भाषा परिवेश के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, जुड़ता है, रिएक्शन करता है, क्रियाएं करता है, तब जाके क्या करता है, बच्चा जो होता है वो भाषा को सीखता है। तो बच्चे के मन में पहले जो विचार आएगा फिर बच्चा उन्हीं विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चे के वो विचार आए या ना आए लेकिन वो बोलना प्रारंभ कर देता है, यानी वो कहीं ना कहीं पहले भाषा को बोलता है। इसी के बाद देखिए हम लोग जानेंगे, स्किनर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत, जिस सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत जो सिद्धांत है, ध्यान देना बच्चा, ये किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। इन्होंने कहा था बच्चा अनुकरण करके नकल करके सीखता है। तो हमसे ये पूछा पूछा जाए कि भाई ये किसने कहा है कि बच्चा नकल करके अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो ये कहा था स्किनर ने। तो तीन साइकोलॉजिस्ट हम लोगों के ये क्लियर हो गए हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे अब पढ़ेंगे पढ़ने के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पढ़ने के प्रकार में जो सबसे पहला जो प्रकार होता है इसको कहा जाता है स्कैमिंग। क्या होता है इसे जाने, स्कैमिंग के बारे में पढ़ेंगे भाई। देखिए इसमें क्या है, जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखन के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्कैमिंग यानी कि रीडिंग के अंतर्गत आती है। ये देखिए क्या होता है, ध्यान देना। जब कभी कभी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कभी भी हम कभी चीज़ों को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी हेडलाइन होती हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ की हेडलाइन को पढ़ते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्कैमिंग कहते हैं। ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। स्कैमिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ की हेडिंग को पढ़ना। अब देखिए हेडिंग के बारे में कैसे मैं ये भी कह सकता हूँ। अब इसके बाद पढ़ेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, देखिए स्कैमिंग और स्कैनिंग में क्या फर्क है। यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी जल्दी पार करता है। अब जैसे मुझे उसमें मैंने हेडिंग पढ़ी, स्कैमिंग किया, अब मुझे लगा कि यार ये न्यूज़ तो थोड़ी हमें भाई सही है, किसी चीज के लिए रिलेटेड है, तो चलो मैं इसे पढ़ूंगा। अब वहां पर लगभग आपके एक इतना बड़ा पैराग्राफ आ जाए हमारे अखबार के अंदर, तो मैं उस पैराग्राफ को जब पढ़ूंगा तो मैं पूरी चीजों को नहीं पढ़ूंगा, मैं फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी उन चीजों को पढ़ता रहूंगा। और जो मेन मेन चीज है वहां से कहीं ना कहीं आपका जो फैक्टर है वो चीज आ जाएगा। जैसे एग्जाम के समय, जब एग्जाम आता है तो हम पूरे चीज को नहीं ध्यान से पढ़ते, हमने क्वेश्चन हमें ढूंढना है तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा, और अच्छा ये हो सकता है भाई ठीक है पैराग्राफ को देखे, तो बार बार हम उस चीज को पढ़ते रहते हैं। वो क्या चीज होती है याद रखना, इसे कहा जाता है स्कैनिंग कहा जाता है। स्कैमिंग क्या होता है याद रखना, हेडिंग को पढ़ना। अब देखिए इसमें एक होता है गहन पठन। गहन पठन क्या होता है, जब किसी भी चीज को हम बारीकी से पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं गहन पठन। गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होता है। यानी कि जो गहन पठन होता है इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें जो बच्चा होता है या जो भी होता है वो बारीकी से क्या करता है, समय लेकर चीजों को पढ़ता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाना होगा, यानी कि हर एक शब्द को वो क्या करता है, समझ के पढ़ता है। नेक्स्ट होता है अतिशय अभ्यास। क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह पाठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। यानी ये क्या करता है, पठन धारा को बस परिवार पर अधिक जोर देता है। यानी कि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, सिर्फ चीजों को पढ़ते जाते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमें किसी भी चीज के बारे में, एक शब्द के बारे में भी हमें नहीं पता होता, इसी को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अतिशय अभ्यास कहा जाता है। इसी के साथ देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे भाषा विकास की अवस्था क्या होती है, इस चीज के बारे में जानेंगे। अगर मैं भाषा विकास की अवस्था के बारे में जानता हूं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला होता है क्रंदन, जिसे हम क्राई कहते हैं, जो जन्म के बाद होता है। ये क्या होता है, जन्म के बाद होता है। जब बच्चा एकदम जन्म लिया तो बच्चा जो रोना प्रारंभ करता है क्या करता है, उसका क्रंदन कहलाता है। सेकंड पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है अनुकुंजन। अनुकुंजन यानी कि कुकिंग जो होती है भाई, ये क्या होती है,
अब ये जो कोइंग जो होती है इसके बारे में समझना, कोइंग के बारे में, ये कितने 1 माह से लेकर 4 से 5 माह के बच्चा करता है। क्विंग एक स्वर जैसी ध्वनि होती है, जैसे जिसमें बच्चा क्या बोलता है, ऊ बोलता है, ऊ आ, इस तरीके से वर्डों को बोलता है, इसे कहा जाता है अनुकुंजन। ध्यान देना। और कितने माह में होता है भाई ये 1 माह से लेके 4 से 5 माह के बच्चे में होता है। ध्यान देना। और क्विंग एक प्रकार की क्या होती है, स्वर ध्वनि होती है, यानी जिस तरीके से स्वर होते हैं ना, स्वर कितने होते हैं आपके, अगर मैं कुल स्वर की बात करता हूं तो कुल स्वर हम लोगों के 13 होते हैं। और कुल स्वर जो 13 होते हैं ये कौन कौन से, देखिए जैसे ए हो गया, आ हो गया, तो इसी तरीके से बच्चा होता है ऊ आ ई, इस तरीके से बस साउंड निकालते हैं, इसे कहते हैं अनुकुंजन। अब देखिए अब होता है बलबलाना या बबलिंग जिसे कहते हैं, ये क्या होता है देखो, ये 6 माह से लेकर 10 माह के बच्चे में होता है। जैसे वो शब्द बोलता है माँ पा, यानी कि पापा बोल देगा, माँ बोल देगा, स्वर और व्यंजन ध्वनि को जानना शुरू कर देता है। यानी कि वो स्वर और जो व्यंजन रहेंगे इन ध्वनियों को आपस में मिक्स करना या उन्हें फिर बोलना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अब देखिए एक शब्द का उच्चारण जो होता है वो बच्चा 10 माह या 12 माह का बच्चा कर लेता है। देखिए कैसे, इसमें बलबलाने में जो बबलिंग होती है इसमें बच्चा क्या दा भी बोल देता है, मामा भी बोल देता है, मामा बोल देगा, दादा बोल देगा, इस तरीके से वर्ड बोलता है। एक शब्द का उच्चारण क्या होता है, यह वयस्कों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों से मेल नहीं खाता। यानी कि जो बच्चा होगा वो ऐसे शब्दों को बोलेगा जो बड़ों के में जो शब्द रहेंगे उनसे मेल नहीं खाएगा, लेकिन लगभग कुछ उसी जैसा होगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक शब्द का उच्चारण, जो कितने माह के बच्चे में होता है, ये 10 से 12 माह के बच्चे में होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट होता है टेलीग्राफिंग वाचन। क्या होता है टेलीग्राफिंग वाचन की मैं बात करता हूं तो इसमें भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार टेलीग्राफिंग भाषा बच्चों के भाषा अधिग्रहण के 2 शब्द के संक्षिप्त और कुशल भाषण की अवस्था है। जिन शब्दों को वह उच्चारण नहीं कर पाता उनके बदले में दूसरे शब्दों को काम में लाता है। जैसे सपोज करना, उसने उसे पानी मांगना है, उसको वो क्या बोल देगा, पापा बोल देगा, पापा। उसे किसके मम्मी के पास जाना है तो वो क्या बोल देगा, मामा। इस तरीके से अब ये ऐसे वर्ड बोलना प्रारंभ कर रहा है, तो वो क्या है, उसे जो चीज चाहिए बिल्कुल फिक्स चाहिए, वो उस चीज के बारे में नहीं बोल पाता लेकिन उससे रिलेटेड कुछ शब्दों को बोल देता है। इसे कहा जाता है टेलीग्राफिक वाचन। में ध्यान से पढ़ना इस चीज के बारे में, क्योंकि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट होता है 2 शब्दों का उच्चारण। इसे क्या आपको पढ़ते हैं, ध्यान देना। अब जो बच्चा होता है वो कितने वर्ष का हो जाता है, 1.5 वर्ष से लेकर 2.5 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। अब धीरे धीरे 1.5 से 2.5 वर्ष की आयु के बीच बच्चे 2 शब्दों के उच्चारण बनाने के लिए एकल शब्द को जोड़ना शुरू कर देते हैं। यही क्या होता है, 2 शब्दों के उच्चारण कहलाते हैं। तो इस सीक्वेंस को याद रखना। सबसे पहले क्या होती है आपकी भाई, क्रंदन आता है, क्राई होता है। दूसरा अनुकंजन होता है, जैसे क्विंग कहते हैं। तीसरा बलबलाना होता है। चौथा एक शब्द का उच्चारण होता है। पांचवा क्या होता है, टेलीग्राफिक वाचन होता है। छठा क्या, 2 शब्दों का उच्चारण। इस चीज को याद रखना, यहाँ से आपके पेपर में 100% चीजें आती हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, किस चीज के बारे में, देखिए ध्यान देना। अब पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत कितने होते हैं। तो देखिए यह 8 प्रकार के होते हैं। जो हिंदी भाषा शिक्षण के प्रकार होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जो बच्चों को सिखाने के सही तरीका है। अब बच्चों को जो सही सिखाने का तरीका है वो कौन सा, इसे जानना। सबसे पहले जो 8 प्रकार है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले होता है सरल से कठिन की ओर चीजों से जोड़ना चाहिए। यानी बच्चों को सबसे पहले सरल से कठिन चीजों की ओर क्या है, बच्चों को जोड़ना चाहिए। सेकंड होता है ज्ञात से अज्ञात, यानी कि ये पहला हो गया। ये क्या हो गया, सेकंड, यानी बच्चों को ज्ञात से यानी जो चीज की जानकारी है उसके बाद अज्ञात चीजों के बारे में बताना चाहिए। तीसरा होता है मूर्त से अमूर्त, यानी कि जो चीज बच्चे के सामने पहले वो चीज बताइए, फिर जो सामने नहीं है उस चीज का एग्जाम्पल दीजिए। चौथा होता है, ध्यान देना भाई इसमें मिक्स हो गया थोड़ा, विशिष्ट से सामान्य। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में ध्यान देना। बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होने का जो रीजन है वो क्या है, इस चीज के बारे में समझना भाई। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान देना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होंगी वो क्या होंगी, देखो विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य का मतलब क्या है, बच्चे समझते हैं कि भाई सामान्य से विशिष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सरल से कठिन है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य। बच्चों को सबसे पहले अगर मैंने हाथ बताना है, हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या बोलते हैं, नोज है, ईयर है, लिप्स है, हेयर है। तो बच्चों को क्या है, डिफिकल्ट चीज बता रहे हैं। बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे सामान्य चीज बताते हैं। अच्छा भाई, HAND हैंड होता है।
LIPS लिप्स होते हैं, NOSC नोज होती है। तो बाद में बताते हैं चीजों को, लेकिन प्रारंभ में तो हम बच्चों को क्या बताते हैं, ईयर है, ये चिक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीजों को बताते हैं। तो ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए नेक्स्ट 5वें नंबर का होता है, ये नियम जो होता है इसे कहते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। यानी कि कोई चीज जो अनिश्चित है उसकी से हम क्या करेंगे, फिर निश्चित की ओर लेके चलेंगे। 6ठे नंबर पर होता है पूर्व से अंतर की ओर। क्या होता है, ध्यान देना, पूर्ण से अंश की ओर होता है। 7वें नंबर पर जो होता है ये होता है आगमन से निगमन की ओर होता है। यानी कि पहले हम क्या देंगे, उदाहरण, बाद में क्या देंगे, नियम देंगे। और 8वें नंबर पर होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण का मतलब है किसी भी चीज को छोटे छोटे खंडों में बांट देना, और जैसे ही उस चीज को खंडों में बांट देना वो संश्लेषण होता है। लेकिन उन चीजों को जब आपस में जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह विश्लेषण कहलाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना। अब पढ़ेंगे बहुभाषिकता क्या होती है। देखो बहुभाषिकता की मैं अगर बात करता हूं तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी, बहुभावी यानी कि क्या पर लिखा होगा बच्चे, ध्यान देना, बच्चे बचपन से ही या प्रारंभ से ही कैसे होते हैं, बहुभाषिकता होते हैं। यानी उसके अंदर, उनके अंदर बहुत सी भाषाओं का क्या होता है, उन बच्चों को ज्ञान होता है। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। किसमें भाई, उसकी जो नॉलेज होती है, उसकी जो जानकारी होती है उसमें क्या होती है, सहायक होती है। सांस्कृतिक मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। क्या करती है भाई, जो संस्कृति, उसका जो कल्चर होता है उसके व्यक्तित्व का क्या करती है, निर्माण करती है। अगर भाई मजा आ रहा हो, ध्यान देना, अगर चीजों में मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। इसी के बाद हम लोग जानेंगे, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हम लोगों का, ध्यान देना, कि विभिन्न विभिन्न भाविक यानी कि पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ ये है, बहुभाषिता के अंदर में अगर बात करता हूँ, इसका जो मतलब होता है ये होता है कि अगर बच्चा विभिन्न प्रकार की भाषाओं से उससे सीख, जैसे सपोज करना कोई बच्चा तमिल का है, कोई बच्चा हिंदी का है, कोई बच्चा उर्दू का, कोई बंगाली का, तो ये क्या होना चाहिए, विभिन्न विभिन्न जो भाषिक जो बच्चे होंगे, भाषिक यानी कि पृष्ठभूमि से आए जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कक्षा में क्या है, स्वीकार करना चाहिए। उनसे ये नहीं कि नहीं भाई आप तो पंजाबियों में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप तो हिंदू आपको नहीं, उन्हें सबको पढ़ाना होगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। उसके बाद में है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना है। भाई देखिए ये क्या होता है, ये आपका बहुभाषिकता के पॉइंट हैं। हर चीज को पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में आपसे बहुत रिलेटेड और बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपकी आती हैं। और एक चीज और याद रखना, अगर भाई चीजें समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से हम लोग मैराथन क्लासेस लेके आते रहेंगे। और जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं सबकी मैराथन आपकी क्लास जो है वो चलती रहेंगी, ध्यान देना। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, महत्वपूर्ण बिंदु, यानी भाषा शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को मैथ पेडागोजी पढ़नी हो, ईवीएस पेडागोजी पढ़नी हो, और हिंदी पेडागोजी आपकी चली रही है, तो वो बच्चा इस वीडियो में, इस चैनल के डिस्कशन पे जा सकता है, या कि जो हम वीडियोस पढ़ी है प्ले लिस्ट में जाकर, वीडियोस पर जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकता है जिसकी मैराथन उसे देखनी है। और अब आपके जितने भी पेपर हुए हैं, एक वीक के अंदर सिर्फ ओनली हम लोग पेपर में, याद रखना, पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे जितनी भी आपकी पेडागोजी आई है। अब देखो उसके बाद में, महत्वपूर्ण बिंदु या भाषा शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर है, और याद रखना उच्च माध्यमिक स्तर पर दोनों के जो बिंदु होते हैं वो क्या क्या होते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो बिंदु होता है वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, और इसमें भी क्या होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, याद रखना, कौशलात्मक उद्देश्य होता है, ये भी प्राथमिक में होता है। सेकंड में भी क्या होता है, उच्च में भी क्या होता है, कौशलात्मक उद्देश्य होता है। तीसरे में क्या होता है, अभिवृत्तमक उद्देश्य होता है, ध्यान रखना क्या होता है, अभिवृत्तमक उद्देश्य होता है, उसमें सृजनात्मक उद्देश्य होता है। और छात्रों में सृजनात्मक होती है, उसमें क्या होता है, व्रतमक उद्देश्य होता है। ध्यान देना, तो ये जो चीज होती है ये कहाँ पर होती है, चौथे नंबर पर होती है। और ये चीज कहाँ पर होती है, तीसरे पर। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक पॉइंट जो होता है वो जरूर आता है कि प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, भाषा शिक्षा के उद्देश्य के लिए कौन सा नहीं रहेगा। तो चलिए भाई आज की जो क्लास है उसका हम अंत करते हैं, समापन करते हैं। तो मेरे भाई जितने भी इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस चैनल के साथ जितने लोग जुड़े हैं, सभी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास सेंड करते हैं।
सेंड कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।